थोड़ी देर बाद आसिम खाना खाने और रूमी अफसर पतीयूस शराब पीने में मशगूल था और फरमस उनके करीब बैठा था। पतीयूस ने शराब का एक जाम पीने के बाद मेज से सुराही उठाई और दूसरा जाम भरते हुए आसिम से मुखातब हुआ, ये शराब बहुत अच्छी है, अगर तुम चंद घोंट पी लेते तो तुम्हारी थकावट दूर हो जाती। आसिम ने जवाब दिया, घर से निकलते वक्त मैंने अपने वालिद और भाइयों की कब्र पर खड़े होकर यह कसम खाई थी कि मैं उनके कातिलों से इंतकाम लिए बगैर शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा और मैं अपने आहद पर कायम रहना चाहता हूँ। अपना फ़र्ज़ अदा करने के बाद मैं अच्छी और बुरी शराब में तमीज़ नहीं करूँगा। आसिम और फरमस से कुछ देर बातें करने के बाद पतीयूस ने उनसे इजाज़त ली और घोड़े पर सवार हो गया। 3 सिपाही जिन्हें उसने शामी रईस को यरूशलेम पहुँचाने का हुक्म दिया था, सराय में रुक गए और बाकी 2 उसके साथ चले दिए। ये 3 सिपाही पतीयूस के बाहर निकलते ही शराब पर टूट पड़े और उन्होंने देखते देखते सुराही खाली कर दी। फरमस ने एक और सुराही मंगवा कर उनके सामने रखते हुए कहा, ये अपने साथ ले जाओ, तुम्हारे साथियों का हिस्सा भी इसमें शामिल है। थोड़ी देर के बाद सिपाही अपने कैदी को लेकर चल दिए, लेकिन आसिम को घोड़े की नालबंदी के इंतजार में रुकना पड़ा। फिर जब उसने फरमस से रुखसत चाही तो उसने कहा, देखिए इतनी जल्दी ना कीजिए, अब शाम होने वाली है, आप रात यहीं क़याम करें, मैं अलग सुबह आपको रवाना कर दूंगा। अगर आप मेरी खातिर यहाँ नहीं ठहर सकते तो कम अज़ कम मेरी बीवी और बच्ची को तो शुक्रिया अदा करने का मौका दें। आसिम फरमस की मुखलिसाना दावत रद्द न कर सका। ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त यरूशलेम से गज़ा की तरफ जाने वाले मुसाफिरों का एक काफ़िला आ पहुँचा और फरमस आसिम को सराय की बाला मंजिल की एक कमरे में ठहरा कर उनकी देखभाल में मसरूफ़ हो गया। ये कुशादा कमरा जो सिर्फ हुक्काम और रसा के लिए मखसूस था, अजम के उन तकल्लुफ़ात से आरास्ता था जिनसे एक औरत की निगाहें ना आशना थी। आसिम कुछ देर खूबसूरत कालीन पर टहलने के बाद एक कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद आबाद हाँफता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और बोला, अगर आप इजाज़त दें तो वो 2 घोड़े अभी फ़रोख्त हो सकते हैं। एक ताजिर उनके बदले 2 तलवारें और रेशम की चंद चादरें देने को तैयार है। मैं उन घोड़ों को साथ ले जाना ख़तरनाक समझता हूँ। अगर यरूशलेम में उस शामी के कबीले के किसी आदमी ने उन्हें पहचान लिया तो हम मुश्किल में फंस जाएंगे। सराय के मालिक का भी यही ख्याल है कि अगर ये घोड़े यहीं बिक जाएं तो बेहतर होगा। आसिम ने कहा, आज कुदरत हमारे हाल पर बहुत मेहरबान है, मैं अभी इन घोड़ों के मुतालिक सोच रहा था, तुम और उन्हें बिला तवक्कुफ़ फ़रोख्त कर दो। लेकिन मैं तुम्हारी एक बात से बहुत खफा हूँ। तुम्हें मालूम है कि अगर वो रूमी अफसर सराय के मालिक का दोस्त ना होता तो आज तुम चोरी के जुर्म में पकड़े जाते। एक ख़तरनाक आदमी की तलवार छीन लेने को तो शायद रूमी भी इतना बुरा ना समझते, लेकिन तुम्हें उसकी जेब खाली करते हुए भी कोई शर्म महसूस नहीं हुई। आबाद ने जवाब दिया, जनाब मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैंने ये देख लिया था कि रूमी अफसर को इस अहमक से ज़रा बराबर हमदर्दी नहीं। जब आप उसकी कीमती कबा पर तलवार की मश्क कर रहे थे तो वो कहे लगा रहा था। फिर मैं ये भी जानता था कि सराय के अंदर जितने आदमी जमा हैं वो सब हमारे तरफदार हैं, और अगर रूमी अफसर मेरी हरकत पर बिगड़ भी गया तो ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि मुझे माले गनीमत वापस करना पड़ेगा। लेकिन मेरे सारे अंदाजे दुरुस्त साबित हुए और मुझे अफसोस है कि आपने मुझे शाबाश नहीं दी। आपने ये भी नहीं पूछा कि इस थैली के अंदर क्या है। अच्छा अब बता दो जनाब, थैली से 30 सोने के और 52 चांदी के सिक्के बरामद हुए हैं, और मेरे हाथ एक और चीज़ भी आ गई थी जिसका अब तक किसी को इल्म नहीं। वो क्या है? वो एक अंगूठी है जिसे उतारने में मैंने इस कदर होशियारी से काम लिया था कि उसके गुलाम को भी पता नहीं चला। आसिम ने कहा, अच्छा अब तुम जाओ और फ़ौरन घोड़े फ़रोख्त कर दो। आप नहीं आएंगे? नहीं, मुझे ये इत्मीनान है कि इस काम में तुम मुझसे ज़्यादा होशियार हो। और सुनो, थैली और अंगूठी तुम्हारी है, मेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं। अब जाओ। आबाद मुस्कुराता हुआ वहाँ से चल दिया, लेकिन दरवाजे के करीब पहुंचकर अचानक रुक गया और मुड़कर बोला, ये कमरा तो इस सराय की बजाय किसी महल का हिस्सा मालूम होता है। देखिए ऐसा कालीन तो। आसिम ने गज़बनाक होकर उसकी तरफ देखा और कहा, आबाद अगर तुमने इस कमरे की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूँगा, यहाँ से भाग जाओ। आबाद कमरे से बाहर निकल गया और आसिम कुर्सी से उठकर बिस्तर पर लेट गया। एक साथ बाद फरमस कमरे में दाखिल हुआ तो आसिम गहरी नींद सो रहा था। फरमस ने उसका बाजू हिलाकर जगाया और वो उठकर बैठ गया। फरमस ने कहा, मुझे अफसोस है कि मैं आपको जल्दी खाना नहीं खिला सका। बात दरअसल ये थी कि आपका खाना तैयार करने में देर लग गई। मेरी बीवी और बेटे को इसका मलाल था कि आप सुबह जा रहे हैं, इसलिए वो आपको अपनी पसंद के तमाम खाना खिलाने चाहती थी।
चलिए, वो घर में आपका इंतजार कर रही है। आसिम ने पूछा, वो घोड़े फरोख्त हो गए हैं? हाँ, उनका मुआवजा तो बहुत कम मिला है, लेकिन आपकी एक उलझन दूर हो गई है। आपका गुलाम बहुत होशियार है, वो बहुत थका हुआ था, इसलिए मैंने उसे खाना खिला दिया। आसिम अपने मेजबान के साथ सराय के गिर्द निस्फ चक्कर लगाने के बाद पिछली तरफ एक छोटे से सुकूनती मकान में दाखिल हुआ। बुलंद दीवारों से घिरे हुए एक तंग सहन में फरमस की बीवी और बेटी खड़ी थी और सामने एक कमरे के खुले दरवाजे से रोशनी आ रही थी। अंतोनिया ने अपने बाप के हाथ से मशाल लेकर दीवार के सहारे खड़ी कर दी और वो कमरे में दाखिल होकर दस्तरखान पर बैठ गए। अंतोनिया और उसकी मां ने अपने मेहमान के तवाज़े के लिए शाम, फिलिस्तीन, मिस्र और रूम के तमाम तकल्लुफ़ात सिर्फ सर्फ कर दिए थे, और आसिम, जिसे अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसे मुहज़्ज़ब इंसानों के साथ बैठने का मौका मिला था, अपनी कम मायगी के एहसास से पिसा जा रहा था। अंतोनिया, जिसे उसने पहली बार इंतहाई बेबसी की हालत में देखा था, अब अपने कीमती लिबास में एक शहजादी मालूम होती थी। खाने के दौरान में रूम और ईरान की जंग उनकी गुफ्तगू का मौजू थी। फरमस ने आर्मीनिया में ईरानियों के मजालिम की दास्तानें बयान करने और उसके बाद अंताकिया की तबाही का हाल सुनाने के बाद कहा, अब न मालूम ये तूफान कहाँ जाकर रुकेगा। हम लोग सदियों से मशरिक और मगरिब के हौलनाक तूफानों का सामना कर रहे हैं। मिस्र और शाम में एक जालिम के परचम सरंगो होते हैं तो दूसरा जाबिर अपने झंडे गाड़ देता है। आज हम रूमियों के गुलाम हैं और कल शायद हम ईरानियों की गुलामी का तौक अपने गले में डालना पड़े। नौजवान, तुम खुशनसीब हो, तुम एक ऐसे सहरा में रहते हो जिसमें ईरानियों या रूमियों के लिए कोई कशिश नहीं। तुम्हारी तकदीर तुम्हारे अपने हाथ में है। अरब में ज़रखेज़ वादियाँ और रौनक शहर न सही, लेकिन तुम्हें ये ख़तरा तो नहीं कि मशरिक़ या मगरिब से कोई अफ़ीजत उठेगा और तुम्हारी बस्तियों और शहरों को हड़प कर जाएगा। आसिम ने, हमें तबाह होने के लिए किसी बैरूनी अफ़ियत की ज़रूरत नहीं। हमारी बस्तियाँ जलाने के लिए अपने घरों की आग काफ़ी है। आपको शायद मालूम नहीं, जब अरब के कबाइल का खून गर्म होता है तो वह एक दूसरे के लिए भेड़ियों से ज़्यादा खूंखार बन जाते हैं। फरमस ने कहा, मुझे तुम्हारी खाना जंगियों का हाल मालूम है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि तुम हमारी तरफ बेबस और मजबूर नहीं हो। तुम्हें इस बात का इख्तियार है कि जब चाहो अपनी तलवारें नयाब में कर लो और जब चाहो एक दूसरे को गले लगा लो। मेरा मतलब ये है कि हमारी तरफ तुम्हारे वतन को बैरूनी अज़दहे अपनी क़ुव्वत आजमाई का अखाड़ा नहीं बनाते और तुम्हें यह ख़तरा नहीं कि वो तुमको पीस कर रख देंगे। नहीं, आसिम ने जवाब दिया, हम आपसे ज़्यादा बेबस और मजबूर हैं। एक अरब अपनी नयाम से तलवार निकाल सकता है, लेकिन उसे दोबारा नयाम में करना उसकी बस की बात नहीं होती। जिस ज़मीन पर हमारा खून गिरता है वह हमेशा प्यासी रहती है और उसकी प्यास बुझाने के लिए मज़ीद खून गिराना हमारी ज़िंदगी का मकसद बन जाता है। हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि हम अपने बुजुर्गों का इंतकाम ले सकें, और हमारी आइंदा नस्लों की ख्वाहिश ये होगी कि वह हमारे कातिलों से बदला ले सकें। अगर रूम और ईरान के सिपाही अपने शहंशाहों की फतवाहात के लिए जंग करते हैं तो हम अपने अपने कबीले की ताकत का लोहा मनवाने के लिए एक दूसरे का खून बहाते हैं। फरमस ने कहा, तुम्हारी बातों से मालूम होता है कि तुम अपने मुल्क की सूरत हाल से खुश नहीं हो। अगर अरब के हर कबीले में तुम जैसे चंद नौजवान पैदा हो जाएं तो वहाँ एक खुशगवार इनकलाब आ सकता है। आसिम ने कहा, मैं सिर्फ अपने घर से कोसों दूर बैठकर ऐसी बातें कर सकता हूँ। मुमकिन है कि मेरे दिलो दिमाग पर यहाँ के आबो हवा का असर हो, लेकिन अरब की हवा में सांस लेने के बाद अपने कबीले की इज्जत के लिए लड़ना या अपने अजीज़ों और दोस्तों का इंतकाम लेना मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे अहम मसला बन जाएगा। अपने बाप और अपने भाइयों की रूहों की प्यास मुझे एक लम्हा के लिए भी चैन से नहीं बैठने देगी। फरमस ने मगमूम लहजे में कहा, लेकिन मुझे ये इस बात का यकीन नहीं आ सकता कि तुम जैसा रहमदिल आदमी, जिसने एक बेबस मिस्री की खातिर अपनी जान खतरे में डाल दी थी, महज इंतकाम के लिए कत्ल व गारत पर आमादा हो जाएगा। आसिम ने जवाब दिया, मैं बिला वजह इतनी दो तलवारें खरीदने नहीं आया था। फरमस की बीवी ने जवाब तक खामोशी से उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। अपने शौहर से कहा, आप इनसे बहस क्यों करते हैं? मुमकिन है कि इन्होंने अपने दुश्मन के हाथों नुकसान उठाया हो और इन्हें लड़ाई के सिवा तलाफी की कोई सूरत नज़र ना आती हो। इन्होंने हम पर एहसान किया है और आपको इस वक्त सिर्फ ये सोचना चाहिए हम इनके एहसान का क्या सिला दे सकते हैं। आसिम ने कहा, मुझे आपकी नेक दुआओं के सिवा किसी सिले की ज़रूरत नहीं। फरमस ने कहा, अगर हम आपको सोने चांदी के चंद सिक्के पेश करें तो ये हमारे जज्बे तशक्कुर की तौहीन होगी, लेकिन आपको तलवारों की ज़रूरत है और मेरी बीवी आपके लिए सराय में ठहरने वाले मुसाफिरों से 2 तलवारें खरीद चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आप इनका ये तोहफा खुशी के साथ कबूल फरमाएंगे। फरमस की बीवी ने कहा, अंतोनिया,
ने आपकी नौकर को शामी रईस और उस गुलाम की तलवारें छीनने देखा था और ये से आपको 2 मजीद तलवारें पेश करने पर मुज़र थी। आसिम ने कहा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इन दिनों वाकई हमें तलवारों से ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। थोड़ी देर बाद जब वो खाने से फारिग हो चुके थे, अंतोनिया बराबर के कमरे से 2 तलवारें ले आई और आसिम को पेश करते हुए बोली, एक बहादुर शख्स के लिए तलवार से बेहतर कोई और तोहफा नहीं हो सकता। अगर मेरा भाई आज जिंदा होता तो मैं एक तलवार उसकी कमर से बांध दी और उससे कहती कि इस शरीफ आदमी ने हमारी इज्जत बचाई है, इसलिए आज से इसके दोस्त हमारे दोस्त और इसके दुश्मन हमारे दुश्मन हैं। तुम अगर मेरे भाई हो तो एहसानमंदी का तकाजा ये है कि इनके साथ जाओ। अंतोनिया पहली बार उससे हम कलाम हुई थी। आसिम कुछ देर एक तरह की मरूबियत के एहसास से खामोश रहा। बिलाखिर उसने तलवारें अपने पास रख ली और कहा, अगर आपका भाई जिंदा होता मैं उससे कहता, मुझसे ज़्यादा तुम्हारी बहन और तुम्हारे वालिदैन को तुम्हारी ज़रूरत है, और जो शख्स अपने बाप और भाइयों के खून का बदला नहीं ले सका उसे एक अजनबी को अपने मसाइब में हिस्सेदार बनाने का कोई हक नहीं पहुंचता। फरमस ने कहा, पिछले हफ्ते मक्का के जो ताजिर यहाँ ठहरे थे, उन्होंने मुझे बताया था कि वहाँ एक नबी नेकी, रवादारी और अदल इंसाफ की तालीम देता है। ये लोग उसकी तालीम का मजाक उड़ाते हैं। ताहम उन्हें इस बात का एतराफ़ ज़रूर था कि मक्का का नबी अरब के शरीफ तरीन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है और जो चंद लोग उसकी सदाकत पर ईमान ला चुके हैं वो अहले मक्का के हाथों बदतरीन अज़ियतें उठाने के बावजूद अपने अक़ीदे पर कायम हैं। मैंने उनसे पूछा था कि नबूवत का दावा करने से पहले इसकी ज़िंदगी कैसी थी, और वो ये कहते थे कि नबूवत का दावा करने से पहले वो अपनी रसबाजी, हक गोई और दयानतदारी के लिए मशहूर था। जिन लोगों को इससे साबिक़ा पड़ा था वो इसके सादिक और अमीन होने की गवाही देते थे। आसिम ने कहा, मैंने मक्का के नबी के मुतालिक ये सुना है कि वह हमारे कबायली और ख़ानदानी असबियतों का मुखालिफ है और हमारे तमाम खुदाओं को झुटलाकर सिर्फ एक खुदा की तालीम देता है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि वो एक जादूगर है, लेकिन अगर वो वाकई नबी है तो भी अहले अरब को ऐसा दीन कबूल करने को तैयार नहीं होंगे जो मसावात की तालीम देता हो और आला और अदना इंसानों की एक ही सफ में देखना चाहता हो। मैंने सुना है कि मक्का की गलियों में इस नबी का मजाक उड़ाया जाता है और उसके कबीले अपने कबीले के लोग जिनकी असबियत उसके लिए सहारा बन सकती थी उसके रास्ते में कांटे बिछाते हैं। अगर चंद मुफलिस और नादार लोग या 2-4 अच्छी हैसियत के आदमियों को उसका जादू चल गया है तो ये कोई कामयाबी नहीं। मैंने कभी इस नबी के मुताल्लिक़ संजीदगी से नहीं सोचा और आपको भी सुनी सुनाई बातों से मुतासर नहीं होना चाहिए। अरब की प्यासी रेत को बड़े बड़े दरियाओं को जन्म कर लेती है, फिर वहाँ एक ऐसा नबी कैसे कामयाब हो सकता है जिसकी तालीम का नुक्ते आगाज़ ही इन हकीकतों के ख़िलाफ़ एक ऐलान जंग है जो हमारे लिए अपने बेशुमार खुदाओं से भी ज़्यादा मुक़द्दस हैं। फरमस ने कहा, इस दुनिया पर आज जो तारीकियाँ मुसल्लत हैं वे इससे पहले कभी न थीं। इंसानी ज़मीर किसी निजात दहिंदा को पुकार रहा है। खुदा अपने बंदों को हमेशा के लिए इस हाल में नहीं छोड़ सकता। वो जिसकी आमद के मुतालिक हमारे बुजुर्गान दीन बारहा बशारत दे चुके हैं ज़रूर आएगा। वो दुआएं जो आज सकते हुए बेबस इंसानों के दिल से निकल रही हैं यकीनन मुस्तजाब होंगी। वह ज़रूर आएगा और ज़मीन व आसमान के मालिक की सारी रहमतें उसके हम रकाब होंगी। उसके जमाल से मायूस निगाहों में उम्मीदों के चिराग रोशन होंगे। उसके जलाल से कैसर व किस्रा के ईवान लरज़ उठेंगे। नादारों और मजलूमों को उसकी हमीयत में पनाह मिलेगी। मजरूह और सितम रसीदा इंसानों के सर पर उसका हाथ खुदा का हाथ होगा। लेकिन काश हमें ये मालूम होता कि वो कब और किस जगह मबरूस होगा। फरमस की गुफ्तगू का दौरान में आसिम को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी निगाहें इंसानी अदराक के सरहदों से आगे किसी खला की वसातों में परवाज कर रही हैं। उसने कुछ देर सोचने के बाद पूछा, आप कैसर और किस्रा दोनों के मुखालिफ हैं? फरमस मुस्कुराया, ये बातें अभी आपकी समझ में नहीं आएंगी। और आसिम को ये मुस्कुराहट उस आदमी की मुस्कुराहट से अक्सर मुख्तलिफ नजर आई जिसे वो सिर्फ एक सराय के मालिक की हैसियत से जानता था। अलग जब आसिम अपने बैक दिल मेज़बान से अलविदाई मुसाफिहा कर रहा था, फरमस ने कहा, मैं आपसे 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक ये कि अगर आप कभी दोबारा यहाँ आए तो मेरे घर का दरवाज़ा आपके लिए खुला होगा। दूसरी ये कि अगर आप गिरे हुए दुश्मन की शाहरग पर तलवार रखने के बाद अपना हाथ रोक ले तो आपको ज़्यादा तस्कीन महसूस होगी। आसिम ने जवाब दिया, मुझे एक दोस्त के घर का रास्ता हमेशा याद रहेगा, लेकिन किसी दुश्मन की शाहरग पर तलवार रखने के बाद अपना हाथ रोक लेना एक अरब की बस की बात नहीं। फरमस ने कहा, लेकिन मेरा दिल गवाही देता है
तुम गिरे हुए दुश्मन पर वार नहीं कर सकोगे। आसिम ने एक मगमूम मुस्कुराहट के साथ फरमस की तरफ देखा और घोड़े पर सवार हो गया। सराय से निकलने के बाद उसको गुज़िश्ता चंद पहर के वाक़यात एक ख्वाब महसूस होते थे। कभी कभी अंतोनिया का ख्याल आता तो उसके होठों पर मुस्कुराहट खिलने लगती, लेकिन जब वो इसके खद्दुखाल के मुतालिक सोचता तो उसे ऐसा महसूस होता कि उसके जहन में फरमस की बेटी का एक मुबहम सा तस्वीर सिर्फ चमकती हुई सियाह आंखों की दिलकशी तक महदूद होकर रह गया है। वक्त की आंधियां शाहराह हयात पर माजी की निशान मिटा रही थी और हाल के जुल्मत करे में भटकने वालों की निगाहों से वो सितारे ओझल हो रहे थे जो रात के मुसाफिरों को सहर क़यामत का पैगाम देते हैं। इंसानियत का पैरहन खून और आंसुओं में डूबा हुआ था। बहरे रूम के मशरक़ी इलाके जो कभी मिस्र के फराआना और कभी बाबल के हुक्मरानों के हाथों तबाही का सामना किया करते थे, अब कोई 1000 साल से ईरान और उसके मगरबी हरीफों के दरमियान कुव्वत आजमाई का अखाड़ा बने हुए थे। विलादत मसीह से 550 साल कबल ईरान पर साइरस का तसल्लुत मशरिक़ की तारीख के एक नए दौर की तमहीद था। इस चरवाहे हुक्मरान ने बाबल की ईंट से ईंट बजा दी और फिर बल्ख से लेकर आबनाए बासफोरस और बहरे खजरत से लेकर सहराए सीना तक अपनी फतवाहत के झंडे गाड़ दिए। रबा सदी के अंदर अंदर ईरानी सल्तनत के हुदूद पंजाब से लेकर यूनान तक फैल चुकी थी और मिस्र की हैसियत इस अजीम सल्तनत के एक शोबे से ज़्यादा न थी। उसके बाद करीबन 200 साल तक मशरिक़ मगरिब में साइरस के जानशीनों का कोई मद्दे मुकाबिल न था। फिर अचानक यूनान ने अंगड़ाई ली, मकदूनिया से एक नौजवान नमूदार हुआ और एशिया में ईरान का परचम सरंगू करता हुआ पंजाब तक पहुंच गया। मिस्र, बाबुल और नैनवा के ताजदारों ने माजी की गुजरगाहों पर जो निशान छोड़े थे वो सिकंदर आजम के पांव तले दब चुके थे। फिर जब सिकंदर आजम की अजीम सल्तनत का इन्हिताज शुरू हुआ तो यूरोप से एक नया अजदहा नमूदार हुआ और उसके फटकार सुनकर जमाने की निगाहें रूम को तकने लगी। रूमी अफवाज एक तरफ मशरिक़ के पामाल रास्तों पर दौड़ रही थी और दूसरी तरफ यूरोप के उन ममालिक को मुसख्खर कर रही थी जो अभी तक मुहज़्ज़ब दुनिया की निगाहों से ओझल थे। 46 ईस्वी क़ब्ल मसीह में रूमियों ने शाम में सिकंदर आज़म के जानशीनों को आखिरी शिकस्त दी और यूरोप और एशिया के अजीम तरीन ताकत बन गए। लेकिन महकूम अक़वाम के लिए माजी के अनगिनत इनकलाबात की तरह इस नए इनकलाब का मफ़हूम भी आकाओं की तब्दीली के सिवा कुछ न था। मलूकियत के क़बा अब भी इंसानियत के खून से दागदार थी। मजहब ईसावी मजबूर और बेबस इंसानों के लिए एक नई ज़िंदगी का पैगाम लेकर आया, लेकिन ये आवाज़ उन हुक्मरानों के लिए अजनबी थी जो अपने बेगुनाह कैदियों को भूखे शेरों के आगे डालकर कहकहे लगाया करते थे। करीबन 3 सदी ये दीन रूमी शहंशाहों के मिजाज पर असरअंदाज न हो सका और इस अरसा में कमज़ोर और बेबस ईसाइयों रूमियों के हाथों बदतरीन अज़ियतें बर्दाश्त करते रहे। 4वीं सदी ईस्वी के रबीउल अव्वल में शहंशाह कुस्तुनतीन ने ईसाई मजहब कबूल किया और उसके बाद रूम की बजाय कदीम बाज़ंतीन के खंडरों पर अपने नए दारुल हुकूमत कुस्तुनतिनिया की बुनियाद रखी। अपनी जोग्राफियाई महल वक़ू, अपनी फ़ौजी और इक़्तिसादी वसाइल के लिहाज से कुस्तुनतिनिया को न सिर्फ रूम बल्कि मशरिक़ व मग़रिब के तमाम उन शहरों पर फ़ौक़ियत हासिल थी जिनके खंडरों में अजीम तरीन सल्तनतों के उरूज व ज़वाल की दास्तानें दफन थी। 395 ईस्वी तक रूमी सल्तनत की ये हालत थी कि कभी कुस्तुनतीन के जानशीन से मुत्तहिद कर लेते और कभी ये रूमी और बाज़ंतीनी शहंशाहों में तकसीम हो जाती। बिल आखिर शहंशाह थियोडोसियस की मौत के बाद ये सल्तनत मुस्तक़िलन 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। इसके बाद कुस्तुनतिनिया में रूमियों की मशरिक़ी सल्तनत की जड़ें मजबूत होती गईं और रूम में उनकी सतूत के महल बतदरीज मिस्मार होते चले गए। बिल आखिर 5वीं सदी के निस्फ़ आखिर में वस्ती यूरोप के वहशी कबाइल का एक तूफ़ान रूम पर छा गया और रूमी सल्तनत के मुस्तक़बिल की तमाम उम्मीदें कुस्तुनतिनिया के हुक्मरानों के मुस्तक़बिल से वाबस्ता होकर रह गईं। 150 साल के अरसा में रूमियों का नया दारुल सल्तनत दुनिया का एक अजीम तरीन शहर और एक इंतहाई नाकाबिल तस्वीर किला बन चुका था और कुस्तुनतीन के जानशीनों को मशरिक़ की तरफ पेशकदमी के लिए वो रास्ते खोलते दिखाई देते थे जिन्हें किसी ज़माने में सिकंदर आज़म ने हमवार किया था। लेकिन ज़माने ने एक नई करवट ली और सदियों के बाद ईरान के आतिशकदों में दबी हुई आग अचानक भड़क उठी और परचम जो यूनानियों के हाथ कुर्सी प्लस सोस तखर में सुरंगों हुए थे, अब दजला के किनारे मदाइन की दीवारों पर नस्ब किए जा रहे थे। ईरान में सासानी खानदान का उरूज तारीख के एक नए दौर की तमहीद था। कुस्तुनतिनिया के हुक्मरान पहली बार एशिया में किसी को अपना मद्दे मुकाबिल देख रहे थे। ईरान के किसरा और रूम के कैसर मशरिक़ और मगरिब के 2 मुहिब अजदहे थे और 576
ء میں مشرق اوسط کی زمین ان اژدہوں کے زور آزمائی کا اکھاڑا بن چکی تھی۔ یہ دو ننگی تلواریں تھیں جو آپس میں ٹکرانے کے لیے ہمیشہ برقرار رہتی تھی۔ مشرق کی طرف ایران کے سوا اہل روم کا کوئی مد مقابل تھا، نہ مغرب کی طرف روم کے سوا ایرانیوں کا کوئی حریف۔ مجوسی حکمران جب اپنے آتش قدوں سے باہر جھانکتے تو مغرب کی سمت ان کی نگاہوں میں فرزندان تثلیث کے گرجوں پر مرکوز ہو کر رہ جاتی، اور قسطنطنیہ کے تاجدار جب اپنی مشرقی سرحدوں سے آگے دیکھتے تو مدائن ان کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتا۔ شام، آرمینیا اور ایشیا کوچک کے باشندے بے بس بے تماشائیوں کی حیثیت سے آگ اور خون کے ان طوفانوں کی ہولناکیاں دیکھ رہے تھے جو کبھی مدائن اور کبھی قسطنطنیہ سے اٹھتے تھے۔ یہ چکی کے دو پارٹ تھے اور ان کے درمیان پسنے والے انسان صرف ان ادوار میں اطمینان کا کوئی سانس لے سکتے تھے جب کسی کسرا یا قیصر کو اندرونی خطرات اپنی طرف متوجہ کر لیتے تھے۔ ایسے ممالک میں جہاں ریاست کا ہر قانون اور اخلاق کا ہر ضابطہ عوام کی بجائے ان کے حکمرانوں کے تحفظ کے لیے وضع کیا جاتا تھا، تخت و تاج کے حصوں کے لیے سازشیں کرنے والوں کی کمی نہ تھی۔ روم اور ایران میں کئی سرفیر اقتدار کے مسندوں پر قبضہ کرنے کو تیار رہتے تھے جن پر بیٹھ کر ایک انسان دوسرے انسان کے حصے کی تمام راحتیں چھین سکتا تھا۔ شکست اور ناکامی کی صورت میں تخت و تاج کے لیے جان کی بازی والوں کے سر قلم کر دیے جاتے اور رعایا کو اس بات پر جشن منانے کا حکم دیا جاتا کہ دیوتاؤں کے دیوتا اور شہنشاہوں کے شہنشاہ نے ایک حقیر دشمن کے ناپاک عزائم خاتمے ملا دیے ہیں۔ امراء ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اپنے آقا کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کرتے اور مذہبی پیشوا اس کے لیے دعائیں مانگتے، لیکن کوئی قسمت آزمائی اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتا تو یہی امراء اسے اپنی اطاعت اور یہی مذہبی پیشوا اسے بہترین دعاؤں کی مستحق سمجھتے۔ سلطنت کے اندر ان انقلابات کے اثرات زیادہ تر ان امراء اور مذہبی پیشواؤں یا کاہنوں تک محدود رہتے تھے جنہیں ملک کا قانون بادشاہ کے بعد رعایا کی ہڈیاں چبانے کی اجازت دیتا تھا، اور سلطنت کی باہر انقلابات کے اثرات ان ہمسایہ ممالک کے باشندوں پر ظاہر ہوتے تھے جن کے خون اور آنسوؤں سے کسی نئے کسرا یا نئے کسرا کی فتوحات کی داستانیں لکھی جاتی تھی۔ مذہب نیکی اور بدی کی کسوٹی یا تہذیب و اخلاق کے لیے ارتقاء کے لیے ایک زینے کا کام دینے کی بجائے اس عمارت کے لیے ایک ستون کو کام دے رہا تھا جس کی بنیاد ظلم و استبداد پر رکھی گئی تھی۔ یہ وہ پل تھا جس کے ذریعے کاہن یا پیشوا عوام کی صفوں سے نکل کر مراعات یافتہ لوگوں کی صف میں جا کر کھڑے ہوتے تھے۔ ایران کے مذہب میں انسانی اخوت اور مساوات کا کوئی تصور نہ تھا۔ زردشت نے اگر نیکی اور بدی کے متعلق کوئی اپنے تصور بھی پیش کیے تھے تو وہ صدیوں کے گرد و غبار میں گم ہو کر رہ گئے تھے۔ اب ایران کے مجوسیوں کا ولین مقصد اس معاشرے کو بیرونی اثرات سے محفوظ رکھنا تھا جو ابنائے آدم کو ادنیٰ اور اعلیٰ با اختیار اور بے اختیار طبقوں میں تقسیم کرتا تھا۔ ایران میں چند خاندان ایسے تھے جن کے لیے سلطنت کے تمام بڑے عہدے وقف تھے، اور انہی خاندانوں کے گٹھ جوڑ کے نتائج کسی اندرونی انقلاب کی صورت میں ظاہر ہوتے تھے۔ جس طرح ہندوستان کے برسوں سماج میں کسی اچھوت کے لیے برہمنوں یا کھشتریوں کے دائرے میں داخل ہونا ناممکن نہ تھا، اسی طرح ایران میں کسی کے لیے عوام کی صف سے نکل کر خواص کے زمرے میں داخل ہو جانا بعید از قیاس تھا۔ ایران کے شہنشاہوں کو اپنی رعایا کے جان و مال پر کلی اختیارات حاصل تھے۔ اقتدار کے دوسرے زینے پر یا باجگزار ریاستوں کے سربراہ اور شامی خاندان کے وہ شہزادے براجمان تھے جن میں سے بعض کو مفتوحہ علاقوں کی نیم خود مختار سرداری اور بعض کو اعلیٰ سول اور فوجی عہدے مل جاتے تھے۔ اس کے بعد ان چند خاندانوں کی باری آتی تھی جن کی وسیع جاگیریں پورے ملک میں پھیلی ہوئی تھیں۔ ان خاندانوں کے سربراہ اپنے لیے جو لگان وصول کرتے تھے اس کے عوض بادشاہ کو بوقت ضرورت سپاہی مہیا کرتے تھے۔ اقتدار کے نچلے زینے پر وہ چھوٹے زمیندار یا دیہات کے سرکردہ لوگ تھے جو سرکاری واجبات کی وصولی کے لیے کاشتکار عوام اور حکومت کے کارندوں کے درمیان ایک کڑی کا کام دیتے تھے، اور یہ کاشتکار عوام وہ تھے جن کی حیثیت غلاموں کے برابر تھی۔ جس زمیندار کی زمین میں ہل چلاتے تھے اس کی ملکیت سمجھے جاتے تھے اور ان کے آقا اپنی جائیداد کے ساتھ انہیں بھی فروخت کر سکتے تھے۔ یہ وہ بھیڑیں تھے جن کا گوشت، اون اور ہڈیاں سب دوستوں کے لیے تھی۔ مزدوریت اس نظام کے خلاف ایک بغاوت تھی۔ اس کا مقصد نجی املاک کو ختم کر کے ملک کی دولت میں پوری آبادی کو یکساں حصہ دار بنانا تھا۔ اس تحریک کے بانی کی انتہا پسندی کا یہ عالم تھا کہ اس نے زمین اور زر کی طرح عورت کو بھی افراد کی بجائے قوم کی ملکیت بنا دیا تھا۔ زندگی کی تمام راحتوں سے محروم اور غلاموں کی زندگی بسر کرنے والے عوام کا اس تحریک سے متاثر ہونا ایک قدرتی بات تھی۔ ایرانی امراء نے انہیں صرف زر اور زمین سے ہی
محروم نہیں رکھا تھا بلکہ عورتوں سے بھی اپنے حرم بھر لیے تھے۔ قباد نے جو اس زمین میں ایران کا حکمران تھا، اندرونی اور بیرونی خطرات کے پیش نظر عوام کے تعاون کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے اس تحریک کی سرپرستی کی، لیکن جب اس نئے دین کے حامی امراء کی دولت لوٹنے، ان کے گھر جلانے، ان کی بہو بیٹیوں کو چھیننے لگے تو قباد کو ان کی سرپرستی سے دستکش ہونا پڑا۔ اب ملک کی افواج امراء اور مجوسی پیشواؤں کے اشاروں پر اس تحریک کے حامیوں کو چن چن کر موت کے گھاٹ اتار رہی تھی۔ چند سال کے اندر اندر ایران کے طول و عرض میں مذہوقیت کی تاریخ مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی اور مجوسی مذہب پھر ایک بار پہلا مقام حاصل کر چکا تھا۔